कहानी में जानेंगे रानी प्रभावती की सूझबूझ की अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन की द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। अपने अल्प शासन के बाद 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और 13 वर्ष तक प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। दिवाकर सेन की मृत्यु प्रभावती के संरक्षण काल में ही हो गई और दामोदर सेन वयस्क होने पर सिंहासन पर बैठा। यही 410 ईस्वी में प्रसेन द्वितीय के नाम से वाकाटक शासक बना। उसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से परिवर्तन करके प्रवरपुर बनाई। शकों के उन्मूलन का कार्य प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में ही संपन्न हुआ। इस विजय के फलस्वरूप गुप्त सत्ता गुजरात एवं कठियावाड़ में स्थापित हो गई। रानी प्रभावती कुशल प्रशासक होने के साथ साथ रूप और गुणों की खान थी। उस समय उनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही कुशल शासक भी थी और निर्णय लेने में निपुण। अपने राज्य की सुरक्षा करना और अपने बच्चों को पालना उनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। उनके शासन का सुचारू रूप से चलना और उनकी सुंदरता का बखान यौवन बादशाह को अक्सर सुनाई देता था। उनके मन में लालसा जागी कि क्यों न किन्नौर की किला जीता जाए और रानी प्रभावती को रानी बना लिया जाए। अपनी मंशा को आजम देने के लिए यमन ने किन्नौर पर चढ़ाई कर दी। यह समाचार पाकर रानी प्रभावती बड़ी वीरता के साथ लड़ी। जब बहुत से वीर सैनिक मारे गए और सेना थोड़ी रह गई तब किला यवनों के साथ में चला गया। रानी प्रभावती इस पर भी नहीं घबराई और बराबर लड़ती रही। जब किसी रीति से बचने का उपाय न रहा तो वह अपने नर्मदा किले में चली गई, परंतु यवन सेना उनका बराबर पीछा करती रही। बड़ी कठिनाई से किले में घुसकर रानी ने किले का फाटक बंद कर दिया। यहाँ भी बहुत से राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते मारे गए। यवन बादशाह ने रानी प्रभावती के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, सुंदरी, मुझे तुम्हारे राज्य की इच्छा नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटाता हूँ और भी संपत्ति तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे साथ विवाह कर लो। विवाह होने पर मैं तुम्हारा दास बनकर रहूँगा। रानी को यह पत्र पढ़कर क्रोध तो बहुत आया, परंतु क्रोध करने से क्या हो सकता था, इसलिए उसने काफ़ी सोच विचार कर उत्तर लिखा, मुझे विवाह करना स्वीकार है, किंतु अभी आपके लिए विवाह योग्य पोशाक तैयार नहीं है। कल तैयार हो जाने पर विवाह होगा। अंधा क्या चाहे तो आंखें बादशाह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो इस बात से प्रसन्न था कि उसकी यह लड़ाई अब सफल होने जा रही है। दूसरे दिन रानी ने बादशाह के पास एक उत्तम पोशाक भेजकर यह कहलाया कि इसे पहनकर विवाह के लिए शीघ्र आओ। अपनी चाहत को अपनी ताकत से जीतने का गुरूर मन में पाले बादशाह रानी की भेजी हुई पोशाक को पहनकर बड़ी खुशी के साथ शादी करने की उत्सुकता के लिए रानी के महल में आया। रानी से सामना होते ही वो अपनी सुध बुध खो बैठा और उनके सौंदर्य में ही खो गया। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने कितनी फुर्सत से इतनी सुंदर नारी का निर्माण किया है और यह अब मेरी होने जा रही है। हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता की अधिकता की वजह से वह यह समझ नहीं पाया कि उसे कुछ अंदर से घबराहट हो रही थी। बादशाह दर्द में से व्याकुल हो गया। उसे मूर्छा सी आने लगी और उसकी आंखों में आगे अंधेरा छा गया। पीड़ा से छटपटा कर वह चीखने लगा। रानी प्रभावती ने यह सब देखकर कहा, आज इस जीवन का अंत भी निश्चित है। किसी भी स्त्री को युद्ध में जीत कर पाया नहीं जा सकता। हाँ, उसे बंदी बनाकर बर्बरता की जा सकती है। कोई भी स्त्री आक्रांता के साथ खुशी खुशी विवाह नहीं करेगी। इसलिए तुम्हारी मृत्यु के लिए विष से रंगी हुई पोशाक भेजी थी। बादशाह जमीन पर गिर कर तड़पता हुआ गगनभेदी चित्कार कर रहा था। रानी प्रभावती ने एक तिरछित नजर डाली और हाथ जोड़ ईश्वर से कुछ प्रार्थना की और किले पर से नर्मदा नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए।
धन्य है रानी प्रभावती जिन्होंने अपने को सुरक्षित कर दुश्मन को भी समाप्त कर दिया। उनकी सूझबूझ और उनकी कार्यशैली इतिहास में दर्ज हो गई। हम ऐसी ही महान विभूति को सम्मान के साथ याद करते हैं।